हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिशा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ मेरी मार्केटिंग की वीडियोस और कंटेंट आपको पसंद आ रहा होगा। ये वीडियोस आपको किसी न किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में या आपके बिजनेस को ग्रो करने में ज़रूर हेल्पफुल होंगी। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम डिस्कस करेंगे फिलिप कोटलर की बुक का चैप्टर नंबर 20 पार्ट 23। इस चैप्टर के भी 22 पार्ट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप मेरी मार्केटिंग की प्लेलिस्ट में जाके उन्हें देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको वीडियो के एंड में प्रोवाइड करवा दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस और कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। चैप्टर नंबर 20 हमारा है मैनेजिंग पर्सनल कम्युनिकेशंस। अगर हम पर्सनल कम्युनिकेशन मेथड्स की बात करें तो फिलिप कोटलर की बुक में 2 मेथड्स गिवन हैं। पहला है डायरेक्ट एंड डाटाबेस मार्केटिंग, सेकंड है पर्सनल सेलिंग। चैप्टर नंबर 20 में हम इन दोनों ही पर्सनल कम्युनिकेशन के मेथड्स को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट मेथड को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड मेथड जो है पर्सनल सेलिंग, ये हमने स्टार्ट कर रखा है। एक बार देख लेते हैं लास्ट टॉपिक हमने क्या डिस्कस किया था। लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया है डिज़ाइनिंग द सेल्स फोर्स। पर्सनल सेलिंग करने के लिए कंपनीज़ को जो सेल्स फोर्स चाहिए, कंपनी उस सेल्स फोर्स को कैसे डिज़ाइन करती है, या जब कंपनी अपनी सेल्स फोर्स को डिज़ाइन करती है तो क्या क्या डिसीजंस कंपनी को लेने होते हैं। तो टोटल कंपनी को 5 डिसीजंस लेने थे। सबसे पहले सेल्स फोर्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, सेल्स फोर्स के लिए कंपनी की स्ट्रेटेजी क्या होगी, सेल्स फोर्स का स्ट्रक्चर क्या होगा, सेल्स फोर्स का साइज़ क्या होगा, और फाइनली सेल्स फोर्स का कंपनसेशन पैकेज क्या होगा। तो ये 5 डिसीजंस कंपनी को लेने थे जब वो अपनी सेल्स फोर्स को डिज़ाइन करती है। ये टॉपिक हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे मैनेजिंग द सेल्स फोर्स, कि कंपनी अपनी सेल्स फोर्स को कैसे मैनेज करती है। तो डिज़ाइनिंग द सेल्स फोर्स और मैनेजिंग द सेल्स फोर्स दोनों टॉपिक में डिफरेंस है। वहाँ हम सेल्स फोर्स से रिलेटेड कुछ डिसीजंस ले रहे थे कि हमारे सेल्स फोर्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, उनके लिए हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, साइज़ क्या होगा, उनका स्ट्रक्चर क्या होगा, उनका कंपनसेशन प्लान क्या होगा। लेकिन यहाँ हम सेल्स फोर्स को मैनेज करने की बात कर रहे हैं कि कैसे कंपनी अपनी सेल्स फोर्स को मैनेज करेगी। तो जब हम मैनेजिंग की बात कर रहे हैं तो टोटल इसमें भी हमारे पास 5 स्टेप्स हैं। सबसे पहले कंपनी रिक्रूटिंग एंड सेलेक्टिंग द सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। सबसे पहले तो कंपनी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स को रिक्रूट करेगी और उनमें से जो बेस्ट कैंडिडेट्स होंगे उनको सेलेक्ट करेगी। सिलेक्शन के बाद कंपनी अपने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स की ट्रेनिंग करेगी, उन्हें ट्रेन करेगी, उन्हें बताएगी कंपनी के बारे में, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, कैसे कस्टमर्स को हैंडल करना है, कैसे उनकी क्वेरीज़ को हैंडल करना है। तो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स को ट्रेन किया जाएगा। ट्रेनिंग करने के बाद सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का सुपरविज़न किया जाएगा कि कैसा हमारे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स फील्ड में परफॉर्म कर रहे हैं। हम अपने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स को सुपरवाइज करेंगे और अगर हमें लगेगा कि कोई वीकनेस है या वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो फाइनली हम क्या करेंगे, अपने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स को मोटिवेट करेंगे। मोटिवेट करने के बाद दोबारा से फिर हम उनको फील्ड में भेजेंगे और फाइनली हम अपने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स के रिजल्ट्स को इवेल्युएट करेंगे। इवेल्युएटिंग द सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स कि कैसा वो फील्ड में परफॉर्म कर रहे हैं, क्या हमें उनसे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो ये टोटल 5 स्टेप्स हैं जब हम या कोई भी कंपनी अपनी सेल्स फोर्स को मैनेज करती है। सबसे पहले रिक्रूट करेगी, उनमें से जो बेस्ट कैंडिडेट्स होंगे उनको सेलेक्ट करेगी, फिर उनकी ट्रेनिंग करेगी, ट्रेनिंग करने के बाद उन्हें सुपरवाइज करेगी। सुपरविज़न में अगर लगेगा मोटिवेशन की कमी है तो फिर हम उन्हें मोटिवेट करेंगे और फाइनली फिर हम उनके रिजल्ट्स को इवेल्युएट करेंगे। तो ये हमारा प्रोसेस है किसी भी कंपनी की सेल्स फोर्स को मैनेज करने के लिए। तो आपको यहाँ से समझ आ गया होगा कि मैनेजिंग द सेल्स फोर्स और डिज़ाइनिंग द सेल्स फोर्स दोनों में क्या है डिफरेंस। यहाँ हम अपनी सेल्स फोर्स को मैनेज कर रहे हैं और वहाँ हम अपनी सेल्स फोर्स को डिज़ाइन कर रहे हैं कि क्या उसका स्ट्रक्चर होगा, क्या हमारी स्ट्रेटेजी होगी, क्या उसका साइज़ होगा, क्या कंपनसेशन प्लान होगा, क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स हो। तो स्टार्ट करते हैं मैनेजिंग द सेल्स फोर्स।
Various policies and procedures guide the firm in recruiting, selecting, training, supervising, motivating and evaluating sales representatives to manage its sales force. ये कह रहा है कोई भी कंपनी जब अपनी सेल्स फोर्स को मैनेज करती है तो हर एक कंपनी की कुछ पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स होते हैं जो कंपनी को हर एक स्टेप पे गाइड करती है। हर एक कंपनी की अपनी अपनी पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स होते हैं कि कैसे सेल्स फोर्स को रिक्रूट करना है, कैसे उनका सिलेक्शन करना है, कैसे उनकी ट्रेनिंग करनी है, कैसे उन्हें सुपरवाइज करना है, कैसे उन्हें मोटिवेट करना है और कैसे फाइनली उनके सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स के रिजल्ट्स को इवेल्युएट करना है। तो हर एक कंपनी की अलग अलग पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स होते हैं अपनी सेल्स फोर्स को मैनेज करने के लिए। ये हमने देख लिया कि पांचों स्टेप्स हमारे क्या क्या हैं सेल्स फोर्स को मैनेज करने के लिए। तो फर्स्ट स्टेप हमारा है रिक्रूटिंग एंड सेलेक्टिंग सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, कि कैसे कंपनीज रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन करती हैं। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन वैसे तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का टॉपिक है, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स को नहीं पता होता रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में क्या डिफरेंस है। रिक्रूटमेंट में क्या होता है, कंपनी अपनी जो वैकेंट पोस्ट होती है उसके बारे में ऐड करती है और जितने भी पॉसिबल कैंडिडेट्स हो सकते हैं उनको अपनी कंपनी की तरफ अट्रैक्ट करती है ताकि वो एप्लीकेशंस दें। उन एप्लीकेशंस को शॉर्ट लिस्ट करती है, मतलब ऊपर ऊपर से शॉर्ट लिस्ट किया जाता है कि कौन से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो हमारी पोस्ट के क्राइटेरिया को मैच कर रहे हैं, उनको शॉर्ट लिस्ट करके रख दिया जाता है। ये काम है सिर्फ रिक्रूटमेंट का। लेकिन जो कैंडिडेट्स हमारी पोस्ट के क्राइटेरिया को मैच करके शॉर्ट लिस्ट हुए हैं उनमें से जो बेस्ट कैंडिडेट्स होंगे उनको सेलेक्ट करने का काम होता है सिलेक्शन में। तो ये दोनों में डिफरेंस है। रिक्रूटमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट किया जाता है कंपनी की तरफ कि वो हमारी वैकेंट पोस्ट के लिए अप्लाई करें और फिर उनमें से शॉर्ट लिस्ट किया जाता है कि भी कौन कौन ऐसे हैं जो हमारे क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हैं या मैच कर रहे हैं। लेकिन जो फाइनल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स का सिलेक्शन किया जाता है, जो उनमें से बेस्ट सेलेक्ट किए जाते हैं, वो किसके अंडर आते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस के अंडर। हम बहुत सारे उनके टेस्ट लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, उनके रेफरेंसेस चेक करते हैं, पास्ट हिस्ट्री को चेक करते हैं, तो ये उनकी पर्सनैलिटी को देखते हैं और फिर फाइनली हम जो उनमें से बेस्ट कैंडिडेट होता है उसको हम सेलेक्ट करते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है, रिक्रूटमेंट में और सिलेक्शन में। क्लियर? At the heart of any successful sales force are appropriately selected representatives. ये कह रहा है कोई भी सेल्स फोर्स सक्सेसफुल क्यों है, क्योंकि उसके जो सेलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी वजह से, क्योंकि जो उसमें सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो हमने सेलेक्ट किया है वो अप्रोप्रिएटली सेलेक्टेड है, तभी कोई भी सेल्स फोर्स सक्सेसफुल है। One survey revealed that the top 25% of the sales force brought in more than 52% of the sales. ये कह रहे हैं एक सर्वे हुआ, उसमें ये फाइंड आउट हुआ कि जो हमारी 52% से ज़्यादा सेल्स हैं वो किन के थ्रू आती हैं, जो टॉप 25% ऑफ द सेल्स फोर्स है। जो टॉप 25% ऑफ सेल्स फोर्स हैं उनसे हमारी 52% से ज़्यादा सेल्स आती है। तो हम देख सकते हैं कि सेल्स फोर्स अगर अच्छे से सेलेक्ट की गई हो तो उसका सेल्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। इट्स अ ग्रेट वेस्ट टू हायर द रॉन्ग पीपल। ये कह रहा है अगर कंपनी किसी रॉन्ग कैंडिडेट को सेलेक्ट कर लेती है तो ये कंपनी के लिए सबसे बड़ा वेस्ट है। द एवरेज एनुअल टर्नओवर रेट ऑफ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव फॉर ऑल द इंडस्ट्रीज इज ऑलमोस्ट 20%। ये कह रहा है और अगर हम एवरेज एनुअल टर्नओवर रेट की बात करें सभी इंडस्ट्रीज़ में सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का, तो वो ऑलमोस्ट 20% है। सभी इंडस्ट्रीज़ में सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स का एवरेज एनुअल टर्नओवर ऑलमोस्ट 20% है। सेल्स फोर्स टर्नओवर लीड्स टू लॉस्ट सेल्स, द एक्सपेंस ऑफ फाइंडिंग एंड ट्रेनिंग द रिप्लेसमेंट्स एंड ऑफन प्रेशर ऑन एग्जिस्टिंग सेल्स पीपल टू पिक अप द स्लैक। ये कह रहा है और जितनी भी सेल्स फोर्स का टर्नओवर होता है उसकी वजह से क्या क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स कंपनी पे होते हैं या उनके क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहला तो कंपनी को सेल्स का लॉस होता है। दूसरा, कंपनी को एक्सपेंस करने पड़ते हैं उनके लिए, उनकी रिप्लेसमेंट्स को फाइंड आउट करने के लिए और उनको
ट्रेन करने के लिए। जो भी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव कंपनी को छोड़ के गए हैं उनकी रिप्लेसमेंट करने के लिए हमें दूसरे रिप्रेजेंटेटिव्स को फाइंड आउट करना पड़ता है, फिर उन्हें ट्रेन करना पड़ता है, तो उस पर हमारा एक्सपेंस आता है। और तीसरा, जो हमारे एग्जिस्टिंग सेल्स पीपल है उनके ऊपर प्रेशर आता है उनकी सेल्स को पिकअप करने का। तो ये 3 डिसएडवांटेजेस हैं सेल्स रिप्रेजेंटेटिव टर्नओवर के। एक तो हमें सेल्स का लॉस होता है, दूसरा हमें एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, दूसरे उनकी रिप्लेसमेंट के लिए रिप्रेजेंटेटिव्स को फाइंड आउट करने के लिए और ट्रेन करने के लिए, और तीसरा जो एग्जिस्टिंग सेल्स पीपल होते हैं उनके ऊपर प्रेशर आता है उनकी सेल्स को पिकअप करने का। Studies have not always shown a strong relationship between sales performance on the one hand and background and experience variables, current status, lifestyle, attitude, personality and skills on the other। ये कह रहा है, और अगर हम ये कहें कि भी कैसे बेस्ट कैंडिडेट को सेलेक्ट करना चाहिए, तो बहुत सारी स्टडीज़ ने मतलब रिलेशनशिप फाइंड आउट करने की कोशिश करी कि क्या किसी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की परफॉर्मेंस पे उसके एटीट्यूड का, लाइफस्टाइल का, करंट स्टेटस का, पर्सनैलिटी का, स्किल्स का, एक्सपीरियंस का, बैकग्राउंड का, इन सब चीज़ों का असर होता है या नहीं। तो स्टडीज़ ने पाया कि भी सेल्स परफॉर्मेंस और इन चीज़ों के बीच में कोई भी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप नहीं है। जब हम सेलेक्ट करते हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि भी इसका करंट स्टेटस अच्छा है, लाइफस्टाइल अच्छा है, एटीट्यूड अच्छा है, पर्सनैलिटी अच्छी है, स्किल्स अच्छी है, तो इसकी सेल्स परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी। क्योंकि बहुत सारी स्टडीज़ की गई और उनमें इन दोनों चीज़ों के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं पाया गया। तो जब भी आप सेलेक्ट करते हैं तो आप इन बेसिस पे सेलेक्ट नहीं कर सकते कि उसका करंट स्टेटस क्या है, लाइफस्टाइल क्या है, एटीट्यूड क्या है, पर्सनैलिटी क्या है, क्योंकि सेल्स परफॉर्मेंस और इन वेरिएबल्स के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। मोर इफेक्टिव प्रिडिक्टर्स ऑफ हाई परफॉर्मेंस इन सेल्स आर कंपोजिट टेस्ट and assessment center that simulate the working environment and assess the applicant in an environment similar to the one in which they would work। ये कह रहे हैं अगर आपको हाई परफॉर्मेंस के प्रिडिक्टर चाहिए कि भी कौन सा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ऐसा है अगर हम इसको सेलेक्ट कर लें तो ये सेल्स परफॉर्मेंस अच्छी देगा, अगर आपको वो प्रिडिक्ट करनी है सिलेक्शन के टाइम तो आप कुछ कंपोजिट टेस्ट रख सकते हैं या फिर आप असेसमेंट सेंटर का यूज़ कर सकते हैं। असेसमेंट सेंटर्स क्या होते हैं, मतलब एक सेंटर बनाया जाता है, उस सेंटर का जो इन्वायरमेंट होता है वो रियल जो इन्वायरमेंट होता है जहाँ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को जाके सेल्स करनी है, वैसा ही इन्वायरमेंट उस असेसमेंट सेंटर में क्रिएट किया जाता है और उस सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को उस सिमुलेटेड इन्वायरमेंट में जो हमने वर्किंग इन्वायरमेंट बनाया है रियल इन्वायरमेंट जैसा, उसमें बोला जाता है परफॉर्म करने के लिए कि आप इस इन्वायरमेंट में परफॉर्म करो, क्योंकि वो रियल इन्वायरमेंट से ही मिलता हुआ इन्वायरमेंट है। तो वहाँ हम उस एप्लीकेंट की जो भी हमने उसमें परफॉर्म करने के लिए बोला है उस एप्लीकेंट की परफॉर्मेंस को हम मेजर करेंगे, इवेल्युएट करेंगे या सुपरवाइज करेंगे कि कैसा वो परफॉर्म कर रहा है। तो वहाँ से हम उसकी सेल्स परफॉर्मेंस का प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि कैसा वो रियल मार्केट प्लेस में परफॉर्म करेगा। तो ये हमारे होते हैं असेसमेंट सेंटर, जहाँ हम ऐसा ही वर्किंग इन्वायरमेंट बनाते हैं जैसा बाहर वाला रियल हमारी मार्केट प्लेस का इन्वायरमेंट होता है, जहाँ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स को एक्चुअल में परफॉर्म करना है। हम उस इन्वायरमेंट की कॉपी करके उसे बोलते हैं कि भी आप यहाँ परफॉर्म करके दिखाओ कि आपकी सेल्स परफॉर्मेंस कैसी होगी, और वहाँ से हम इवेल्युएट करते हैं कि ये कैसा हमें परफॉर्म करके देगा। तो 2 चीज़ें हैं जहाँ से आप उसकी परफॉर्मेंस का आइडिया या प्रेडिक्शन लगा सकते हैं और उनके बेसिस पे आप सिलेक्शन कर सकते हैं। Although the scores from formal test are only one element in a set that includes personal characteristics, references, past employment history, and interview reaction, they have been weighted quite heavily by the companies such as IBM, Prudential, Procter and Gamble। ये कह रहा है अगर हम फॉर्मल टेस्ट की बात करें तो जो पूरा एक हमारा सेट होता है कि भी हम किस बेसिस पे एक कैंडिडेट को सेल्स रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करेंगे, तो उस सेट में, उस पूरे सेट में जो फॉर्मल टेस्ट होते हैं वो एक एलिमेंट है। क्योंकि अगर हम पूरे सेट की बात करें कि हम क्या क्या चीज़ों के बेसिस पे डिसीजन लेते हैं, तो हम उस बंदे की पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखते हैं, उसकी रेफरेंसेस को भी चेक करते हैं, पास्ट एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री क्या है उसको भी चेक करते हैं, और फिर हम
टेस्ट के बाद जो इंटरव्यू लेते हैं, इंटरव्यू के बाद जो इंटरव्यूअर के रिएक्शंस होते हैं, इन सभी चीज़ों को मिला के फिर हम फाइनल डिसीजन लेते हैं कि भी किसी कैंडिडेट को सेलेक्ट करना है या नहीं। तो इन चीज़ों में, इन सारी चीज़ों में ये जो पूरा सेट है, इस सेट में जो फॉर्मल टेस्ट हम लेते हैं कैंडिडेट का, वो सिर्फ एक एलिमेंट है। लेकिन कुछ कंपनीज़ हैं जैसे IBM है, प्रूडेंशियल है, प्रॉक्टर एंड गैमल है, इन्होंने फॉर्मल टेस्ट को बहुत ज़्यादा हाई वेटेज दी है। ये बहुत ज़्यादा रिलाय करते हैं फॉर्मल टेस्ट पे कि फॉर्मल टेस्ट ही एक ऐसा मेजरमेंट है जिससे हम उसकी सेल्स परफॉर्मेंस को प्रिडिक्ट कर सकते हैं या आइडिया लगा सकते हैं कि भी अच्छा परफॉर्म करेगा। इन्होंने उसे बहुत ज़्यादा वेटेज दी है। लेकिन अगर हम टोटल देखें कि भी किसी भी कैंडिडेट का सिलेक्शन कैसे होता है, तो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड होता है। उसकी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स पे भी, उसकी रेफरेंसेस को भी हम चेक करते हैं, पास्ट एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री को भी चेक करते हैं, इंटरव्यूअर का क्या रिएक्शन है उसका इंटरव्यू लेने के बाद, उस पर भी हम डिपेंड करते हैं कि भी उसका सिलेक्शन होगा या नहीं। Gillette claims tests have reduced the turnover and scores have correlated well with the progress of new representative. Gillette कंपनी ने क्लेम किया है कि टेस्ट, जब से हम टेस्ट लेने लगे हैं या उन पर रिलाय करने लगे हैं, तो टेस्ट के बाद जो टर्नओवर था वो कम हो गया है। और अगर हम बात करें कि जो उनके स्कोर्स आते हैं टेस्ट में, क्या उनका कोई रिलेशन है उनकी प्रोग्रेस के साथ, तो उन्होंने कहा है हाँ, स्कोर्स हैव कोरिलेटेड वेल विद द प्रोग्रेस ऑफ न्यू रिप्रेजेंटेटिव, कि जो हमारे स्कोर्स उन्होंने टेस्ट में स्कोर किए थे उनका उनकी प्रोग्रेस के साथ कोरिलेशन है। जिन्होंने टेस्ट में हाई स्कोर किया था तो उनकी परफॉर्मेंस भी, जितने भी नए रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी परफॉर्मेंस या प्रोग्रेस भी उनसे रिलेटेड है, वो वहाँ भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और जिन्होंने टेस्ट में लो स्कोर किया था उनकी प्रोग्रेस भी लो है। तो प्रोग्रेस और टेस्ट के स्कोर्स को अगर हम कोरिलेटेड करें तो दोनों में कोरिलेशन है। जिनका हाई स्कोर था उन रिप्रेजेंटेटिव्स की प्रोग्रेस अच्छी है, और जिन्होंने टेस्ट में कम स्कोर किया था उनकी प्रोग्रेस स्लो है। तो यहाँ से हमने देखा कि कैसे कुछ कंपनीज फॉर्मल टेस्ट को, जो हम सिलेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, उनको ज़्यादा वेटेज आज के टाइम पे दे रही हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जहाँ हमने डिस्कस किया रिक्रूटिंग एंड सेलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स को। और रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन क्यों इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अगर हमने किसी भी रॉन्ग पर्सन को हायर कर लिया तो वो कंपनी के लिए क्या है, एक टोटल वेस्ट। क्योंकि गलत कैंडिडेट अगर हायर करा जाएगा तो सेल्स टर्नओवर होंगी, सेल्स टर्नओवर अगर वो कंपनी को छोड़ के जाएगा तो उसके भी हमने डिसएडवांटेज देखे, सेल्स का लॉस होगा, हमें दोबारा से एक्सपेंस करने पड़ेंगे नए कैंडिडेट्स को फाइंड आउट करने में, उनको ट्रेन करने में, और जो एग्जिस्टिंग होंगे उनके ऊपर प्रेशर आएगा कि भी आप उनकी सेल्स को पिकअप करो। तो ये चीज़ें हमने देखी कि भी रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और किस बेसिस पे हमें या कंपनीज को सेलेक्ट करना चाहिए, पूरा एक सेट क्या है। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, उन सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो, क्योंकि पूरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जो फिलिप कोटलर की बुक से मार्केटिंग सब्जेक्ट को कवर करवाए, और ऐसे लाइन टू लाइन कवर करवाना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को ग्रो करने में हेल्प करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस।